हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है। उसमें काफी रिकमेंडेशंस है रिगार्डिंग चेंज ऑफ जीएसटी रेट्स एंड कैसे फैसिलिटेट स्मूथली हो सके ट्रेड। उसमें उन्हें चेंजेस लाए हैं। लाइक उनने रिवोकेशन की, जब आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने की जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। काफी टाइमलाइंस एक्सटेंड हो गई है। एमनेस्टी स्कीम्स लेके आए हैं। तो lot of changes have been made in recommendation. So let's see in detail. जीएसटी रेट दो गुड्स के ऊपर चेंज हुआ है। एक है रैब, उसमें 18% अभी तक जीएसटी रेट चार्ज होता था, अब वो 5% होगा अगर आप प्री पैकेज लेबल करके बेचते हैं, और अगर अदरवाइज बेचते हैं तो निल, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। पेंसिल शॉर्पनर के ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब वो 12 कर दिया। तो ये दो गुड्स से रिलेटेड तो उन्हें जीएसटी रेट चेंज किए हैं। अदर जो चेंजेस आए हैं गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, ये भी हम फटाफट देख लेते हैं। रैब की बात करें तो इसी में उनने और क्लेरिफाई करा है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि काफी जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स जितनी भी हो रही है उसमें रैब को लेके काफी धीरे धीरे करके क्लेरिफाई कर रहा है, क्योंकि इसमें जेन्युइन डाउट्स था रिगार्डिंग इट्स क्लासिफिकेशन एंड जीएसटी रेट एप्लीकेबिलिटी। तो अब चूंकि सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो अब उनने फाइनली ये और रेगुलाइज कर दिया कि जो भी जीएसटी पेमेंट रैप के ऊपर कलेक्ट किया जाएगा वो एज इज बेसिस पे किया जाएगा। मतलब जब सेल होगी, सेल ऑन बेसिस पे किया जाएगा। तो ये भी एक फर्दर क्लेरिफिकेशन था। एंड देन उनने कस्टम नोटिफिकेशन 104/94 में जो टैग से रिलेटेड कुछ डिवाइसेस होती हैं, लाइक उन्होंने एग्जांपल में बताया टैग ट्रैकिंग डिवाइसेस और डेटा लॉगर। इनसे रिलेटेड उन्होंने ये बताया कि अभी अगर ये कंटेनर में ही अफिक्स्ड है तो सेपरेटली आईजीएसटी चार्ज नहीं होना था। अभी तक क्या है कि जब सेपरेटली भी अगर कंटेनर में फिक्स्ड है तो सेपरेटली भी आईजीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा, उसमें डाउट था। तो इसलिए अब नोटिफिकेशन में ही क्लेरिफाई कर दिया है उनने कि अब अगर कंटेनर में ही अफिक्स्ड होंगे कुछ डिवाइसेस, तो उन डिवाइसेस पे जो सेपरेटली जीएसटी लगता है जब वो सेपरेटली सेल होते हैं, तो उस केस में नहीं लगेगा। किस केस में? जब वो कंटेनर में ही अफिक्स्ड हो। तो उसी से रिलेटेड सुटेबली चेंज करेंगे नोटिफिकेशन में। नो सेपरेट आईजीएसटी शैल बी लेविड ऑन सच अ फिक्स्ड डिवाइस एंड द निल आईजीएसटी ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द कंटेनर अंडर नोटिफिकेशन नंबर 104/94। नेक्स्ट जो अमेंड हुई है एंट्री, वो हुई है नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में, जिसका सीरियल नंबर 41A है। यहाँ पर उन्होंने कंपनसेशन रेट से रिलेटेड चेंज किया है। कंपनसेशन rate so that exemption benefit covers both coal rejects supplied to and by a coal washers arising out of coal on which compensation cess has been paid and no input tax credit thereof has been availed by any person। तो ये coal reject supplied जो है उसमें उन्हें compensation rate से related amend करी है entry। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन, उन्हें एक्सटेंड करा है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड। इन लोगों को जो एग्जेम्पशन है वो और एक्सटेंड हुई है। जब वो कंडक्ट करवाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्पशन रहेगी। किन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन? टू एनी अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है कि उनको एग्जामिनेशन फर्दर प्रोवाइड करी जा रही है। नेक्स्ट है इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डिस्पेंसेशन अवेलेबल टू central government, state government, parliament and state legislature with regard to payment of GST under reverse charge mechanism to the court and tribunal, also in respect of taxable service supplied by them, such as renting of premises to telecommunication companies for installation of towers, renting of chamber to law, etc। तो इन सब में आरसीएम की जो एप्लीकेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये रिकमेंडेशन लेकर आए हैं। अब हम बात करेंगे जो एक्सटेंशंस हुए हैं कुछ कुछ सेक्शन में रिगार्डिंग दी टाइम लिमिट्स, वो अब हम उस
सिनेरियो को देखेंगे। सबसे पहले तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो टाइम लिमिट थी उसको एक्सटेंड करा है, जो कि बहुत ही अच्छा चेंज है। बिकॉज 30 दिन की जो लिमिट है वो बहुत ही छोटी है, और इस 30 दिन में लोग नहीं अप्लाई कर पाते हैं ऑनलाइन, और आप नहीं अप्लाई कर पाए तो उसके बाद थ्रू अपील ही रेवोकेशन हो सकता था। उसके लिए भी जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी कम था। अब उस उन दोनों लिमिट्स को ने बढ़ा दिए, तो इसके लिए सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और रूल 23 ऑफ सीजीएसटी रूल्स चेंज किए गए हैं। इसमें जो एग्जिस्टिंग टाइम लिमिट थी फॉर एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो 30 डेज से 90 डेज कर दिया। अब मतलब जब भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो आपके पास 90 दिन का टाइम है कि आप अप्लाई कर सको। और where the registered person fails to apply for such revocation within 90 days, the said time period may be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf for a further period not exceeding 180 days. तो जो फर्दर अगर हम 90 डेज में अप्लाई नहीं कर पाते तो फर्दर आपके पास टाइम रहेगा, बट ये अकॉर्डिंग टू कमिश्नर एंड ऑफिसर ऑथराइज्ड रहेगा कि वो 180 डेज तक भी आपका रेवोक कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आए हैं, जिनने जो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न थे पास्ट में और उसके कारण उनका जीएसटी कैंसिल हो चुका है, तो वो कैसे रिवोक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30। तो इसके रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम लाए हैं। तो ये याद ध्यान रखें, जो भी नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न थे और जिन इसके वजह से उनका जीएसटी कैंसिल हो चुका है, और कैंसिल होने के बाद वो विद इन दी टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30, वो क्या था 30 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर वो अप्लाई भी नहीं कर पाए फॉर एवोकेशन, तो उन केसेस के लिए एमनेस्टी स्कीम आई है। नेक्स्ट हमने अमेंड किया है सेक्शन 62 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू एक्सटेंड टाइमलाइंस अंडर सबसेक्शन 2 thereof एंड वन टाइम एमनेस्टी फॉर पास्ट केसेस। इसमें भी एमनेस्टी स्कीम लेकर आया है। अब ये सेक्शन क्या है पहले हम देखते हैं। सेक्शन 62 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, द बेस्ट जजमेंट assessment order issued under subsection 1 of the said section is deemed to be withdrawn if the relevant return is filed within 30 days of service of the said assessment order. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जब भी पास होता था सबसेक्शन 1 में ऑफ 62, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर दोगे तो विड्रॉल हो जाती थी आपके असेसमेंट ऑर्डर पर। जिन लोगों ने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं फाइल किया उनका क्या, तो उसी के रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम लेकर आए हैं। बट एक्चुअली चेंज क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। द काउंसिल रिकमेंडेड टू अमेंड सेक्शन 62 so as to increase the time period of filing of return for enabling deemed withdrawal of such best judgment assessment order from the present 30 days to 60 days। तो पहले 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करना था, अब वो 30 दिन के अंदर 30 को 60 कर दिया, मतलब 60 डेज के अंदर अंदर अब आप रिटर्न फाइल करोगे, जो 60 डेज है वो फर्दर एक्सटेंडेबल है टू अनदर 60 डेज बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जब भी एक्सटेंडेबल वर्ड आता है तो आप ध्यान रखें, मतलब वहां पर्सन इन्वॉल्व होगा, एक ऑफिस जो ऑफिसर ऑथराइज्ड है वो इन्वॉल्व होगा और उसके ही बेसिस पे फर्दर एक्सटेंशन होगा। तो एमनेस्टी स्कीम क्या आई है, वो आई है कंडीशनल डीम विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर who have who could not file return within 30 days, मतलब ऑर्डर तो पास हो गया बट विद इन 30 डेज में आपने रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न्स के जो लेट फीस अप्लाई होती है उसका रिडक्शन, रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न। अब ये कब से एप्लीकेबल होगा, ये होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 से एप्लीकेबल। लेट फीस अभी प्रेजेंटली 200 पर डे है, और अब जो ये रिडक्शन ला रहे हैं, रिडक्शन सिर्फ उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 20 करोड़ और बिलो, मतलब 20 करोड़ के नीचे नीचे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपके लिए रिडक्शन है लेट फीस में। अगर आपका 20 करोड़ के ऊपर है तो अभी भी आपके लिए 200 पर डे की लेट फीस है, 100 सीजीएसटी 100 एसजीएसटी। अब उनने बाइफरकेट स्लैब बना दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ in the said financial year, तो 50 rupees per day subject to maximum of 0.4% of his टर्नओवर। तो जब तक आप एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो 50 रुपए पर डे से तो लेट फीस कैलकुलेट होती जाएगी, बट वो मैक्सिमम कितनी रहेगी, जितना भी आपका टर्नओवर है उसका 0.4% तक।
ये है उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है। अब जिनका 5 करोड़ से अबव है पर 20 करोड़ तक है, उनके लिए क्या है लेट फीस 100 पर डे की। अगेन उसमें भी उनने मैक्सिमम लिमिट लगा दी है जो कि 0.04% है। तो दोनों केस में उनने अपर लिमिट लगा दी है मैक्सिमम 0.04% की ऑफ द टर्नओवर। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है एमनेस्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न्स इन फॉर्म जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 10। कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड एंड फाइनल रिटर्न से रिलेटेड एमनेस्टी स्कीम लेकर आए हैं। मतलब जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं ये सारी, वो भी कंडीशनल वेवर और रिडक्शन ऑफ लेट फीस के साथ अब आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या है चेंज आया कि आप जब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं, सर्विस कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड की, तो ये जो सेक्शन है 13 सबसेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये डील करता था, तो इसको डिलीट कर दिया है सो दैट the place of supply of service of transportation of good in case where location of supplier of service or location of recipient of service is outside India shall be location of the recipient of service। मतलब अब कोई confusion ना रहे, अगर recipient और supplier दोनों ही outside India बैठे हैं तो in that case जो transportation of goods की service provide हो रही है उस case में location of recipient of service ही माना जाएगा। तो दीज आर दी रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग। होप आपको समझ आया होगा, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। इसके बाद भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।